यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। ये सब सोचते हुए तिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने आंखों से आए हुए आंसुओं को साफ करती है और खुद को हिम्मत बनाते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी आखिरी सांस तक इसे ले दूंगी। फिर वो गाड़ी चला रहे उस आदमी से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए आप गाड़ी बस चलते रहना, और हाँ, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आपके बारे में जानना है, आपका नाम जानना है और यह जानना है आप यहाँ पर क्यों है। उस आदमी ने तिशा के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सारा ध्यान गाड़ी को चलाने में लगा रखा था। तभी अचानक तिशा के मन में ख्याल आता है कि अगर वो पीछे की गाड़ियों के टायर को पंचर कर देती है तो वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। एक बार वो फिर कार का दरवाजा खुलता है और पीछे आ रही गाड़ियों पर गोली चलने लगती है और उसकी मेहनत इस बार रंग लाती है और उसने कुछ गाड़ियों के टायर को पंचर कर दिया। तिशा ने देखा बहुत सारी गाड़ियां उनका पीछा करना बंद कर दिया है, लेकिन तभी एक बम उनके घर के पास आकर गिरता है और बहुत जोर का धमाका होता है और वह धमाका इतना तेज था कि उनकी गाड़ी कुछ फुट तक हवा में ऊपर उड़ जाती है और फिर एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। तिशा अपनी बंदूक देखकर मायूस हो जाती है और कहती है, चाहे मैं कितनी भी बंदूक चला लो, लेकिन इस बंदूक से बम का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। फिर जब दोनों लोग और उनके दोनों कुत्ते गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी अब चलने के लायक नहीं बची थी, और वो सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह रुक जाती है और वह जल्दीबाजी में अपना शर्ट खोलना लगती है और वो उसे पुराने रहती है, आप भी अपना शर्ट खोलकर मुझे दे दीजिए। वो आदमी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, अपने मन में कहता है, अब ये लड़की शर्ट के साथ क्या करने वाली है, लेकिन फिर वो बिना किसी क्वेश्चन के अपना शर्ट खोलकर उसके हाथों में रख देता है। तब तक वहां पर उनके दुश्मन पहुंच चुके थे और वो लोग घर से निकलकर बाहर ही आ रहे थे और सबने हाथों में बड़ी बड़ी बंदूक ले रखी थी। तिशा ने दोनों शर्ट को एक साथ जोड़ दिया और फिर कार के पास जाकर उसका पेट्रोल टैंक चेक करने लगती है कि में और कितना पेट्रोल बचा है, और फिर वो उस शर्ट को उसके अंदर डाल देती है और उसे आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा है, इसलिए जो आपके पास लाइटर है उसे आप मुझे दे दीजिए। वो आदमी बिना कुछ बोले अपना लाइटर निकाल कर उसे दे देता है। तिशा ने उसे लेटर को लेते हुए उसे बूढ़े आदमी से कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपने मेरी अब तक बहुत मदद की है, इसलिए प्लीज अब आप यहाँ से चले जाए। उन लोगों को पता है कि बिग बॉस मैंने मारा है, इसलिए आप यहाँ से बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जान चली जाए। वो आदमी तिशा के बात को तुरंत नकार देता है और कहता है, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि मैं तुमको अकेले यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अगर मेरी मौत ही लिखी है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मैं काहे की तरह यहाँ से अपने पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहता। तिशा ने उनको बीच में ही रुकते हुए कहा, अब आप पागलों वाली बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इन लोगों को रोक कर रखती हूँ, तब तक आप यहाँ से चले जाइए। तिशा बीच बीच गोली भी चल रही थी ताकि वो लोग उनके करीब ना आता है, और वो उन्हें ये भी जताना चाहती थी कि वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। तभी उस आदमी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं इन लोगों को यहाँ पर रोक कर रखता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, मुझे जो भी देखना था मैंने देख लिया है। तिशा ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप मेरे लिए अपनी जान क्यों कुर्बान करना चाहते हैं, और हाँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। वो आदमी थोड़ा दूर पीछे होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने अपना फैसला कर लिया है, इसलिए अब तुम जो चाहो कर सकती हो। जब तिशा का प्लेन रेडी हो गया तो उसने गोली चलाना बंद कर दिया। आप उसके दुश्मन उसके पास आ चुके थे। जब तिशा को महसूस होता है कि काफी लोग उसके आसपास आ चुके हैं तो वो पेट्रोल टैंक में आग लगाकर थोड़ी दूर पीछे चली जाती है और जमीन पर लेट जाती है। हम देखते ही देखते वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और कार के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसके आसपास जितने भी लोग थे हवा में उड़कर दूर चले गए थे। कोई जाकर पेड़ से टकरा गया तो कोई जमीन पर ही लहूलुहान होकर गिर गया। तिशा अभी भी जमीन पर ही लेटी हुई थी। फिर वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है कि वो लोग और कितने बचे हैं और कहां तक पहुंचे हैं, पर तभी वो देखती है वो बूढ़ा आदमी जख्मी हो गया है। तिशा उसको देखते ही तोड़कर उसके पास चली जाती है और उसको चेक करने लगती है कि कहीं यह मार तो नहीं गया। लेकिन उनकी सांसें चेक करने के बाद वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको फिर भी जिंदा है।
लेकिन तभी उसको अपने पेट और सीने के बीच में भीगा भीगा सा महसूस होने लगता है और जब वो वहां पर टच करके देखते हैं तो वहां से खून निकल रहा होता है और अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर तेजी से घूम रहा हो। पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर से बहुत सारा खून बह गया था। उसको अपने बदन में कमजोरी से महसूस होने लगी थी, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने आप को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन अब उसके अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी और जब वो अपनी बंदूक से करती है तो उसमें भी सिर्फ एक ही गोली बची थी। अब उसे ख्याल आ रहा था कि एक बार फिर व्योम के हाथों में पड़ने से अच्छा है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। मैं व्योम के हाथों में पड़कर एक बार फिर उस नर्क में नहीं जाना चाहती। मैं अपने पतियों के लिए कुछ भी करने का तैयार, किसी भी हद तक जाने का तैयार हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर इन लोगों ने मुझे जिंदा पकड़ लिया तो ये लोग मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए मेरे पास खुद को करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तिशा अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम दोनों से क्या हुआ अपना वादा अब कभी नहीं निभा पाऊंगी। मुझे पता है मैंने तुम दोनों को बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों की आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हुई हो। भले ही मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी रूह हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगी। मैं नहीं चाहती मेरे जाने तुम दोनों जिंदगी भर अकेले रहो, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम अपने लिए कोई नया जीवन साथी ढूंढ लेना, इससे मुझे खुशी मिलेगी। और तुम दोनों को ऐसे अकेले छोड़कर जाने के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आशा करती हूँ अगले जन्म में तुम दोनों मुझे फिर से मिलो, और तब तुम दोनों की जिंदगी ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगी और किसी भी तरह का तुम दोनों को कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर वो अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था और उसको चारों तरफ से लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी और उसको अपनी तरफ कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और वो किसी तरफ अपने हाथ में पकड़े हुए बंदूक को लोड करती है और उसको अपने सर पर लगा लेती है और कहती है, आई लव यू वेदांश। और वो गोली चलने ही वाली थी, लेकिन तभी कोई उसके हाथ से बंदूक ले लेता है। तिशा अपनी पूरी हिम्मत उठाकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और सिर्फ बंदूक चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी उसको अपने आंखों के सामने एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आता है और धीरे से उसके मुंह से अंश निकलता है और फिर उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तिशा बेहोश होने से पहले अपने सामने अंश का चेहरा देखती है। वो बेहोश होने से पहले यही सोच रही होती है कि शायद वो कोई सपना देख रही है, लेकिन वहां पर सच में अंश आ गया होता है। अंश जब तिशा को बेहोश होता हुआ दिखता है तो एकदम से डर जाता है और उसको वो उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खुलती है। फिर अंश अपने साथ आए अपने आदमियों को देखा है और कहता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से एक इंसान भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, इन्हें अभी की अभी खत्म कर दो। उनमें से कुछ आदमी अंश और तिशा को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं और कुछ उन लोगों से फाइट करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां के सारे लोग जमीन पर मरे पड़े हुए होते हैं। फिर अंश उन लोगों को रास्ता बनाने के लिए कहता है और वो लोग आगे जाते हुए सारे लाशों को अपने पैर से मारते हुए किनारे करके रास्ता बनाने लगते हैं और फिर वो एक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है तिशा को लेकर। तभी वहां पर मयंक भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और वो अंश देखते हुए कहता है, आप इसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाओ क्योंकि इसके शरीर से काफी ज्यादा खून बह चुका है, बाकी यहाँ बचे हुए लोगों को मैं देख लेता हूँ। अंश भी उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर हेलीकॉप्टर का पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ा कर ले जाता है। और तभी अंश की नजर तिशा के पैरों से बेहतर खून पड़ जाती है, तो वो जब उसके पैरों पर देखा है तो आपके प्यार पर बहुत गहरा कट लगा हुआ होता है और इन्फेक्शन भी फैल गया होता है। अंश ने अभी भी तिशा को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था और वो दीपक को हाँ ऑर्डर करते हैं, कहता है, इसकी चोट को जल्दी से साफ करो और हाँ आराम से करना, इसी अभी भी दर्द हो रहा होगा। अपना काम खत्म करने के बाद दीपक कहता है, मैं खून को तो रोक दिया है, लेकिन हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाना पड़ेगा और इनके पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनका खून भी काफी ज्यादा बह चुका है, तो मुझे लगता है इनका खून भी चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा सकता है सर। अंश दीपक की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और अपने मन में कहता है, ये लड़की ऐसी क्यों है, इसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को खतरे में डालने की, इसकी जगह पर तो मुझे होना चाहिए था। तभी उनका हेलीकॉप्टर एक पुराने से बिल्डिंग के सामने लैंड करता है और हेलीकॉप्टर से लैंड करते ही वहां पर 3-4 डॉक्टर आ जाते हैं और तिशा को क्लिक करो सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि दीपक ने रास्ते में ही उन्हें कॉल करके बता दिया था कि वो एक लड़की को लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा ख्याल है और उसको तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन लोगों ने सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखा था। अंश भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन दीपक वहीं पर उसका रोक देता है, कहता है, सर मैं मानता हूँ आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं, मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना बोलकर वो बाकी डॉक्टर के साथ अंदर चला जाता है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे है अंश एक बिजनेसमैन होने के साथ सब डॉक्टर है, वैसे ही दीपक भी है।
वही अंश ऑपरेशन थिएटर के सामने ही अकेला खड़ा रह जाता है। तभी वहां पर एक मिलिट्री का आदमी आ जाता है और वह अंश को इस तरह से देखकर मन ही मन उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे पहले ही इस लड़की को ढूंढ लेना, कहीं ऐसा ना हो अब बहुत ही हो चुका हूँ। और फिर वो आदमी की उसके साथ वहीं पर रुक जाता है। अंश पिछले 6 घंटे से वहीं पर खड़ा था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। उसको देखकर ऐसे लगा था जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। वो मिलिट्री मैन के मन में अंश को और तिशा को लेकिन बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। वो पूछना चाह रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की कौन है जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाते। ये मिलिट्री मैन कोई और नहीं अखिल राजपूत था और कुछ दिन पहले ही अंश ने इसको कॉल करके बोला था, मुझे किसी को ढूंढना है और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये बोलते हो वक्त अंश की आवाज उसे वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई लग रही थी, क्योंकि वो अंश को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। इसलिए वह जान जाता है जिसको वो ढूंढने की बात कर रहा है वह इंसान उसके लिए को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंश ने उसको ये भी बोला था कि तुम्हें यहाँ पर आकर कुछ आर्मी के लोगों का सफाया करना है जो बेचारे मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, और इन सब में यहाँ के राष्ट्रपति भी तुम्हारी मदद करेंगे। तभी दीपक ऑपरेशन थिएटर की बाहर आ जाता है और उसने देखा कि अंश एक कोने में अखिल के साथ खड़ा है। और वही जब अंश दीपक को देखता है तो वह डर जाता है कि पता नहीं अब उसको किस तरह की खबर सुनने को मिलने वाला है। लेकिन दीपक जैसे ही अंश के सामने आया वो मुस्कुराने लगता है और अंश को जोर से गले लगा लेता है। उन दोनों को ऐसा देख अखिल भी उन दोनों को गले लगा लेता है और तभी दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, सबको वह ठीक है और लेडी बॉस की कंडीशन भी अब स्टेबल है। दीपक अंश से और कुछ भी तो कहना चाह रहा होता है, लेकिन जब वो उसके चेहरे की स्माइल देखा है तो वह चुप हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता है। तभी अंश दीपक से कहता है, मुझे अभी उससे मिलना है। दीपक कहता है, आप उनसे मिलने जा सकते हो, लेकिन वह भी बेहोश है और मुझे लगता है उन्हें काफी समय लगेगा होश में आने में। अंश दीपक की बात सुनकर वहां से दौड़कर चला जाता है और वही दीपक अखिल से कहता है, हमें कुछ भी करके शहर के उसे इलाके को साफ करना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चल सके कि वहां पर हुआ क्या था, क्योंकि अगर यह बात व्योम तक पहुंच गई तो आपका अलर्ट हो जाएगा और फिर जिन लोगों को उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाकर रखा है उन लोगों की जान को और भी ज्यादा खतरा हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ भी करके उसके पता चलने से पहले ही उन सबको वहां से निकलना होगा। अखिल दीपक की बात सुनकर कहता है, ठीक है, मैं एक बार शहर में जाकर देखा हूँ वहाँ का हाल क्या है, फिर मैं अपने आदमियों को काम पर लगाता हूँ। ऐसे शहर के काफी हिस्सों पर मेरे अंगने में कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक हमें व्योम के मेन ठिकाने का पता नहीं चला है और हम लोगों ने यहाँ के लोगों से जितने इंक्वायरी इकट्ठा की थी उसे हिसाब से हम लोग हर उसे जगह पर जा चुके हैं जहाँ पर वो कंपनी ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए अब हमें सिर्फ मिस तिशा ही कुछ बता सकती है उन सब के बारे में। दीपक अखिल की बातों को अच्छे तरीके से समझ रहा था, इसलिए कहता, ठीक है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बॉस से बात करके तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा कि आगे क्या करना है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तिशा लगातार 24 घंटे तक ऐसे ही बेहोश रहती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे फील होता है उसे किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है। वो मुड़कर जैसे ही उस इंसान को देखती है तो अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसे अब भरोसा हो गया था कि वो अभी भी जिंदा है, नहीं तो अपने शैतान पति की बाहों में कैसे हो सकती थी। लेकिन उसे अभी भी अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा था वो अभी भी कोई सपना देख रही है। इसलिए वो अंश के गालों को सलाहकार फिर करने लगती है कि क्या सच में उसके बगल में अंश सो रहा है। उसने जैसे ही अंश के गलों को छुआ उसके हाथों में एक गर्माहट का एहसास होता है, लेकिन अगले पल उसका चेहरा मुरझा जाता है। उसे लग रहा था वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और उसके चेहरे पर पूरे धूल मिट्टी के निशान थे। अंश के इस हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वो अगले पर ही अंश के चेहरे पर किस करने लगती है। वो बार बार उसके चेहरे पर किस किया जा रही होती है। तभी अंश को एहसास हुआ कोई उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से छू रहा है और वो अपनी आंखें खोल देता है और तिशा को देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से को ऐसे देखे थे जैसे बहुत सालों बाद एक दूसरे को देख रहे हो। अंश ने तिशा के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी जान। तभी तिशा ने उसको चुप करा दिया और कहा, अभी तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें पता नहीं है तुम कितने थके हुए दिख रहे हो। मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने ऐसा सपना देखा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इतना बोलने के बाद वो फिर से अंश के चेहरे पर किस करने लगती है। थोड़ी देर तक उसके चेहरे पर किस्से की बरसात करने के बाद उसने फिर से कहा, हमेशा अपना ख्याल रखना और समय से खाना खाते रहना। कभी भी यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगी और मुझे वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। इससे पहले तिशा कुछ और बोल पाती, अंश उसके लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है और उसे किस करने लगता है। उसने उसकी बातों का कोई सी जवाब नहीं दिया था, लेकिन वह अपने एक्शन से जताना चाहता था कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई हो। तुम अभी भी मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी।
अंश के किस ने तिशा को रियलिटी में वापस ले आया था। उसने अपने आप से कहा, मुझे नहीं लगता मरने के बाद किसी को ऐसी फीलिंग आती होगी, कहीं मैं जिंदा तो नहीं हूँ। तिशा अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अंश ने उसके नोज को पिंच करता है और कहता है, क्या कहा तुमने कि तुम मुझे कभी याद मत करना, कहीं तुम मुझे छोड़कर जाने वाली थी क्या। इतना बोलकर वो वापस से उसके कभी चिक्स पर किश करता है तो कभी उसके नोज पर, वो ऐसे ही उसके पूरे फेस पर किश करने लगता है। तिशा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि शायद बेहोशी की दवा का असर अभी भी उसके ऊपर से पूरी तरह से गया नहीं था। तभी अंश दोबारा कहता है, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है या फिर तुम्हारे मन में ये ख्याल चल रहा है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली हो। तिशा अंश के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे जहाँ तक याद है मैंने अपने आप को गोली मार दी थी, फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। पर उसे वक्त जो कुछ भी कुछ हुआ और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है मेरे समझ से परे है। आखिर आकर उसने साहस करते हुए अंश से पूछ लिया, अंश तुम मेरी एक बात का जवाब दो, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और हाँ इसका जवाब मुझे सिर्फ हाँ और ना में चाहिए। तिशा ने भले ही उसका जवाब हाँ और ना में मांगा था, लेकिन अंश उसकी इस बात को कहाँ करने वाला था। उसने ना अब देखा ना था। वो तिशा के सर को पकड़ के उसके लिप्स को अपनी ओर पास करता है और उसको किस करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तिशा के किसी तरह का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, और तिशा भी उसको रुक नहीं रही थी। कहीं ना कहीं उसको भी अंश की कमी महसूस हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसे यह एहसास हो गया था कि वो अंश के बिना जिंदा नहीं रह सकती। भले ही वो कभी कभी बहुत सारे शैतानी करता है, लेकिन उसकी इतना प्यार भी मुझसे और कहीं कर सकता। अंश ने को पता था तिशा को चोट लगी है, इसलिए वो उसको बड़े ही प्यार से किश कर रहा था। फिर कुछ समय बाद वो तिशा को खुद से अलग करता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही थी। तुम अपनी जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। क्या तुमने मेरे और भाई के बारे में सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों का क्या होगा। तुम्हारे मन में इस तरह का ख्याल आ भी कैसे सकता है। जब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा सब कुछ है मेरा हो चुका है, तो तुम खुद चोट पहचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो। तिशा ने जैसे ही अंश की बातें सुनी तो उसका डर के मारे हालत खराब हो जाता है और वह अपने मन ही मन सोचती है, कभी अंश ने ये तो नहीं देख लिया कि मैं उसके आने से पहले खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। वैसे इस साल को तो साइड में रखो, अभी दूसरा बम तो मेरे ऊपर फूटना बाकी ही है। अगर इसने मुझसे सवाल किया कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी, तो वैसे इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ, और ये वहाँ पर पहुंचा कैसे। तिशा के मन में ऐसे हजारों सवाल चल रहे होते हैं। तिशा को ऐसे ख्यालों में खोया हुआ देखकर अंश कहता है, ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। मुझे मयंक ने उसे दिन कॉल करके बता दिया था जब तुम उसे होटल से अकेले यहाँ पर आने के लिए निकली थी, और मैं उसकी दिन से अपने आदमी को तुम्हें ढूंढने के लिए लगा दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मेरी नजर उसका कार ब्लास्ट पर चली गई और मैं उस दिशा में तुम्हें ढूंढने के लिए चला गया, नहीं तो तुम तो खुद को ही मरने वाली थी। और तुमने 3-4 दिनों में जो जो हरकतें की है ना, इन सब की सजा तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाला हूँ। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। अंश तिशा की तरफ मुड़ता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मैं कितना डर गया था जब मैं ये देखा कि तुम अपने आप को गोली मारने की कोशिश कर रही हो। उस तो बस मेरी जान निकलने वाली थी। मेरा तो मन कर रहा था मैं तुम्हें जोर का एक मुक्का मारूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझसे कुछ किया नहीं गया। तिशा को अंश के नजरों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था कि अंश के मन में क्या चल रहा है। अंश की आंखों में दर्द देखकर उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे और देखते ही देखते वह जोर जोर से रोने लगती है। पिछले 4 दिनों का दर्द एक एक उसके आंखों के माध्यम से बाहर आने लगा। उसने रोते रोते कहा, अंश मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी और उन दरिंदों के हाथ लगने से अच्छा मुझे यही लगा कि मैं अपने हाथों से खुद की जान ले लूं। मैं नहीं चाहती थी क्यों लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करें या वह लोग मुझे टॉर्चर करें। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अभी यही कहूंगी, मैं तो सिर्फ उन लोगों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अंश कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अकेला छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकती हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तिशा रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो अंश, मैं बहुत डर गई थी। मेरे सामने सिर्फ एक वही रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगी। इसलिए प्लीज मुझे फिर से अपनी बाहों में ले लो। मैं तुम्हारे गोद में अपना सर रखकर आराम करना चाहती हूँ। अंश कहता है, नहीं तुम्हें इसकी सजा बराबर मिलेगी, इसलिए अब मैं तुम्हें गले नहीं लगाने वाला हूँ। तुम यहाँ पर आने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो। जब मैं तुम्हें भाई के पास छोड़कर आया था तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं रुकी। तिशा ने चिल्लाते हुए कहा, फिर ये तो मरने से भी बुरा है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरा करोगे, लेकिन तुम मुझे तो अपने गले भी नहीं लग रहे हो। तुम बहुत बुरे पति हो, और मेरे यहाँ आने की बात तो करो। हिम्मत नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया ना तुम्हें उल्टा पंखे से लटका दूंगी।
क्योंकि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे छोड़कर यहाँ आने की। अंश तिशा को और परेशान करना चाहता था, लेकिन जब वह देखता है कि आप बच्चे की तरह चिल्ला रही है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वह तिशा को जोर से गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कभी गले नहीं लगाऊंगा? और हाँ, मैं भी तुमसे माफी मांगना कि मैं तुम्हारे पास सही वक्त पर नहीं पहुंच पाया था, तुम्हारी जानकारी होने के बावजूद भी। मुझे पता है इसमें सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें सब कुछ सही सही बात करना चाहिए था ताकि तुम यहाँ पर ना आप, इसलिए मुझे माफ कर दो और हाँ, रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर तिशा तुरंत अपने आंसुओं को साफ कर लेती है और कहती है, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो फिर तुम मुझे आई लव यू क्यों नहीं कहते हो? अंश तिशा की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, आई लव यू सो मच माई क्यूटी। फिर वह उसके माथे पर किस करता है। तभी तिशा को कुछ याद आता है और वह घबरा जाती है और उसका अपना हाथ उसके पेट पर चला जाता है। अंश जब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करता है तो कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तिशा उसकी बात सुनकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो क्या? अंश रूम में देखता है तो उसे कहीं पानी दिखाई नहीं देता है। तब वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगा देता हूँ किसी से। तभी तिशा कहती है, नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम मेरे से पानी लेकर आ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अंश उसके इस पर दर्द बिहेवियर को अच्छे से नोटिस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलता है और कहता है, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? तिशा कहती है, मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी था और उसके साथ तो कुत्ते भी थे, क्या वो लोग जिंदा है? और अगर जिंदा है तो क्या वो यहाँ पर है? अंश उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ जो बूढ़ा आदमी था उसे मेरे आदमियों ने अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और शायद बहुत ठीक भी है, और उसके कुत्ते भी। तिशा कहती है, शायद से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी जो और उन्हें चेक करके आओ वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं कब की मर चुकी होती, जो उन्हें से करके और मेरे लिए पानी लेकर। अंश को तिशा का बिहेवियर थोड़ा ओड तो लगता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है और रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही तिशा अपनी हिम्मत जुटाकर वहां से खड़ा होने की कोशिश करती है, लेकिन वह जितनी बार उठने की कोशिश करती है उतनी बार वहां बैठ जाती है, क्योंकि उसके पैर में भी चोट लगा हुआ होता है और उसका तुरंत का ऑपरेशन भी हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके टाकों पर जोर कर रहा था। लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह वहां से उठकर खड़ी हो जाती है और वार्ड से बाहर आकर एक नर्स को आवाज देती है। नर्स जो वहां से होकर गुजर रही होती है, जब वो उसको अपने पैरों पर नीचे खड़ा हुआ दिखती है तो एक सेकंड के लिए डर जाती है और दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, ऐसे कैसे चल सकती है, जल्दी चलिए और अपने बेड पर लेट जाए। वो तिशा को सहारा देते हुए बेड पर ले जाती। हर के लिए अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बटन दबाकर बुला सकती थी। तिशा उन नर्स के सारी बातों को इग्नोर करती है और कहती है, मुझे उसे डॉक्टर से मिलना है जिसने मेरी बुलेट निकली थी, प्लीज उसे जल्दी से बुला दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नर्स कुछ देर तक कुछ देखती है, लेकिन फिर वो वहां से उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। तो अब क्या करने वाली है तिशा, और ऐसा क्या है जिसे वो छुपाना चाह रही है अंश से? तिशा अपने बेड पर लेटकर डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद ही वार्ड का डोर ओपन होता है और वहां से दीपक चलता हुआ अंदर आता है। दीपक को अपने सामने देखकर तिशा अपना मुंह बना लेती है और कहती है, तुम चिपकू इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हो? दीपक उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, पहली बात, मैं कोई चिपको इंसान नहीं हूँ, और दूसरी बात, आप मुझे जब भी देती है अलग अलग नाम से क्यों बुलाती रहती है, क्या आपको मेरे से कोई दुश्मनी है? तिशा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे तुम्हारा नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। तुम ऐसा करो, अपना नाम चेंज कर लो, क्योंकि मुझे इस नाम से एलर्जी है। दीपक उसकी बातें सुनकर अपना सिर हिलता है, कहता है, छोड़ो ये सब, आप मुझे ये बताओ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तिशा उसको एक इरिटेटिंग लुक देते हुए कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है, मैं यहाँ पर डॉक्टर का वेट कर रही थी, तुम्हारा नहीं, सो तुम यहाँ से जा सकते हो। दीपक तिशा की बात सुनकर उसके करीब चला जाता है, कहता है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जिस डॉक्टर का वेट कर रही हैं वह डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। मैंने ही आपका ऑपरेशन किया है, तो आप मुझे बता सकती हैं आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तिशा उसकी बात सुनकर उसको शॉकिंग नजर से देखने लगते हो कहती है, हेलो देखो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे से मजाक करना बंद करो। दीपक उसको जवाब देते हुए कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? तिशा जब दीपक का सीरियस फेस देखी है तो वो समझ आती है कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, इसलिए वो शॉक हो जाती है और कहती है, तुम तो अंश के असिस्टेंट हो ना, तो तुम एक डॉक्टर कैसे हो सकते हो?
दीपक उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अंश सर भी तो एक बिजनेसमैन है, तो फिर वो डॉक्टर कैसे हो सकते हैं? तिशा कहती है, क्यों नहीं हो सकता, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, इसलिए वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ डॉक्टर हो सकता है। दीपक उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, मैं उनका असिस्टेंट जरूर हूँ लेकिन सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने भी अपनी पढ़ाई वहीं से की है जहाँ से अंश सर ने की थी। तो क्या अब आप मुझे बताएंगे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तिशा दीपक की बातें सुनकर चुप हो जाती है और अपने मन में कहती है, मैं इससे उसे बारे में कैसे बात कर सकती हूँ, अगर उसने अंश को बता दिया तो। अपनी उलझनों में उलझी हुई होती है कि तभी दीपक कहता है, आपके एक्सप्रेशन को देखकर मैं समझ चुका हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर किस बारे में बात करने के बुलाया है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बेबी बिल्कुल सेफ है। और हाँ, मैंने इसके बारे में अंश सर को नहीं बताया है क्योंकि मैं उन्हें और परेशान करना नहीं चाहता था। आपका बेबी अभी ठीक है लेकिन वह ठीक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में सर को ना ही बताएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है इस बच्चे की वजह से। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस बच्चे को बचाने की। दीपक अपनी बातें कंप्लीट करके जैसे ही ऊपर देखा है तो वो एकदम परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बातें सुनने के बाद तिशा के आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उसको रोता हुआ देखकर दीपक परेशान हो जाता है और उसके पास जाते हुए कहता है, प्लीज आप रोना बंद करिए, आप अगर ऐसे रोएंगी तो सर को आपकी कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। तिशा एकदम से दीपक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, डॉक्टर होना और डॉक्टर के हाथ में तो सब कुछ होता है, प्लीज मेरी बेबी को बचा लो, मैं इसे नहीं खोना चाहती हूँ। दीपक उसके हाथ पैर हाथ रख देता है, कहता है, मैं आपसे कहा ना आपका बेबी अभी सेफ है और अगर आप अपना अभी से अच्छे से ध्यान रखती हैं तो फ्यूचर में भी आपका बेबी सेफ होगा। आपके हाथ में है अपने बेबी को बचाना। स्लीप प्लीज, हमेशा कुछ मत करिएगा जिससे आपके जान को या बेबी को कोई खतरा हो। तिशा दीपक की बातें सुनकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को साफ कर लेती है और कहती है, प्रॉमिस मैं आपसे अपना बहुत सारा ध्यान रखूंगी। ये बोलते वक्त तिशा बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है जिसे देखने के बाद दीपक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अपने हाथ तिशा के बालों पर रखकर उसकी सहलाने लगता है, कहता है, गुड गर्ल। तिशा भी इस बार दीपक को कुछ नहीं रहती है और उसे अपने बालों को सहलाने देती है। वहीं दूसरी तरफ अंश अपने आदमियों से पता करता है कि उसे बूढ़े व्यक्ति को कहां पर रखा गया है और फिर वो उसके वार्ड चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है तो वो बूढ़ा आदमी एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है। अंश उस डॉक्टर को एक साइड करके खुद उस बूढ़े व्यक्ति के सामने चला जाता है। तभी वह डॉक्टर अंश से कहता है, सर ये आपको ही बुला रहे थे, प्लीज आप एक बार इनसे बात कर लीजिए। इतना बोलकर वह डॉक्टर वहां से चला जाता है। उस डॉक्टर के जाते ही वो बूढ़ा आदमी अंश की तरफ देखता है और कहता है, क्या वो लड़की ठीक है जो मेरे साथ थी और क्या मैं उसे लड़की से अभी मिल सकता हूँ? अंश उसे बूढ़े आदमी की बात का जवाब देते हुए कहता है, वो बिल्कुल ठीक है लेकिन आप अभी उससे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि अभी आपका एक और ऑपरेशन होना बाकी है। तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा कहता है, और क्या उसका बच्चा ठीक है? अंश जैसे ही उसे बूढ़े आदमी की बात सुनता है वो शॉपिंग स्टेज में चला जाता है और फिर कहता है, क्या कहा आपने बच्चे? वो आदमी बिना उसकी तरफ देख ही जवाब देता है, हाँ बच्चे, वो प्रेग्नेंट है ना, तो क्या उसके बच्चे अभी ठीक है? क्योंकि वहां पर जितना ब्लास्ट हुआ था उसे देखकर मैं डर गया था कि कहीं उन दोनों को कुछ हो ना जाए। अंश उस बुढ़िया में से फिर से सवाल करते हुए कहता है, क्या उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है? अंश की इस बात को सुनकर फाइनली बहुत बड़ा आदमी उसकी तरफ देखा है और उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि यह इंसान गुस्से में है, इसलिए वह झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, वह जब बेहोश हुई थी तो मुझे उसके नब्ज को देखकर पता चला था। अंश उनसे और कोई सवाल करता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी उस सवाल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे डैड का नाम जान सकता हूँ? अंश पहले तो उसे बूढ़े आदमी क्या सवाल सुनकर थोड़ा चौंक जाता है लेकिन फिर वो कुछ सोचकर अपने फादर का नाम उसे बता देता है। जब वो बूढ़ा आदमी अंश के फादर का नाम सुनता है तो इस बार वो शॉक रह जाता है लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन को तुरंत छुपा लेता है और कहता है, ठीक है आप अपनी वाइफ के पास जाओ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अंश भी उसे आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसका दिमाग बच्चों में ही लगा हुआ होता है, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है। और वही उसके जाते ही उसे आदमी के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और वो अपने मन में कहता है, मतलब जो मेरा दिल कह रहा था वो सच है, मुझे तुरंत ही उससे मिलना होगा। ये सोचकर उठने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और उसे वहां से उठने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दीपक के जाते ही तिशा के वार्ड का गेट खुलता है और अखिल अंदर आ जाता है और वह तिशा से कहता है, जहां तक मुझे याद है आप तो मुझे अच्छे से जानती होगी। तिशा भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, जी हाँ मैं आपको जानती हूँ कमांडर, आप बोलिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अखिल उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर अंश ने बुलाया है,
और मैं आपसे मिलने के लिए इसलिए आया था कि क्या आपको उनके ठिकानों के बारे में कुछ पता है। तिशा ने मना करते हैं कहा नहीं, मैं अभी आपको उनके ठिकानों के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि अभी उसका सही समय नहीं आया है। अखिल ने कहा लेकिन क्यों, मेरे आदमी तो पूरी तरह से तैयार है, हम कुछ मिनट में उन सबको धूल चटा देंगे और वहाँ के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। तक वहाँ पर राष्ट्रपति का बेटा भी आ गया था और वो अखिल का साथ देते हुए कहता है मैं भी उन लोगों का यहाँ से सफाया करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से आप भी यही चाहती हैं। तिशा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत मासूम इंसान फंसे हुए हैं और मैं उन सबको सबसे पहले बचाना चाहती हूँ। उन बुरे लोगों को सजा देने के चक्कर में मैं उन लोगों की जान नहीं ले सकती। अखिल कहता है सुन लो, तुम क्या कहना चाहती हो। तिशा अखिल के बातों को इग्नोर करती है और वो राष्ट्रपति के बेटे की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि उस गांव के लोग पुलिस में या फिर आर्मी से या फिर आप लोगों में से किसी से कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उस गांव में रहने वाले लोगों के अपने उन लोगों के कब्जे में फंसे हुए हैं और इसलिए वो किसी से कंप्लेन नहीं कर पाते हैं और उसे गांव में जो कुछ भी होता है वो लोग चुपचाप से होने देते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने चाहने वालों को खोना नहीं चाहता है और वो लोग इसी बात का फायदा उठाकर अपना काम कर रहे हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? आप मेरी बात को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको पता था कि इस गांव में ये सब चीज हो रही है। आप देश के अगले राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपके पीठ पीछे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आपको पता भी है यहाँ पर हर रोज कम से कम 2000 लोगों की डेथ होती है और न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है, और आपको ये भी आपके देश के आर्मी भी इन लोगों से मिली हुई है। ऐसा तो नहीं आप सब कुछ जाने के बाद भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तिशा के इतने सवालों को सुनकर वो राष्ट्रपति का बेटा एकदम चुप पड़ जाता है। तिशा उन दोनों को हर एक बात बताने लगते हैं जो उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया था, और फिर लास्ट में हमें बहुत चालाकी के साथ वहां से उन सारे लोगों को निकलना होगा और उसे साइंटिस्ट और व्योम के आदमियों को खत्म करना होगा, बाकी व्योम को हम खुद देखेंगे। राष्ट्रपति का बेटा कहता है हम लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि कोई भी इस बारे में कोई कंप्लेंट करता ही नहीं है, और अगर तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच है तो मैं भी उन सारे निर्दोष लोगों को बचाना चाहूंगा। तभी अखिल कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि वहां पर लोग फंसे हुए हैं? तिशा की बात का जवाब देते हुए कहती है जब मैं वहां पर थी तब मैंने एक लैपटॉप को चोरी किया था और उसे लैपटॉप में मुझे एक फाइल मिली थी जिससे मुझे पता चला था कि वहां पर काफी लोग बंदी है, कम से कम वहां पर 20,000 लोग होंगे। तभी उस वार्ड का गेट खुलता है और मयंक अंदर आता है और मयंक के हाथ में वही लैपटॉप होता है। जी लैपटॉप की बात तिशा अभी कर रही होती है। मयंक उस लैपटॉप को दिखाते हुए कहता है क्या यार वही लैपटॉप है? तिशा लैपटॉप को देखकर मुस्कुराने लगती है, कहती है हाँ मैं तो इसी की बात कर रही है, लाओ उसे मेरे हाथों में दो, मैं उसे देखती हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है। मयंक उस लैपटॉप क्वालिटी में कहता है ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से टच करना। तिशा उसे लैपटॉप को अपने हाथों में ले लेते हैं, कहती है हाँ ये तो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इसमें से कुछ जानकारी निकली जा सकती है। तभी अखिल उसे लैपटॉप को देखते हुए कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इस लैपटॉप में अब कुछ बचा है, क्योंकि अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इसे बनना नामुमकिन है। तुम मुझे उनके ठिकानों के बारे में बता दो, मैं वहां पर अभी छापे मार दूंगा। देखो हम कितनी भी बारीकी से काम क्यों ना करें, लेकिन कुछ लोगों की तो जान जाएगी है, इसलिए हमें अपना काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। उसकी बात सुनकर तिशा उसको गुस्से से देखने लगती है, कहती है मेरा पति उन लोगों को बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर आया है, और तुम बोल रहे हो कि कुछ लोगों की जान जाती है, तो जाने दो, तुम इंसान ही हो ना, तुम्हारे अंदर दिल तो है ना। उसको इतने गुस्से में देखकर अखिल एकदम से चुप कर जाता है। तभी मयंक कहता है मुझे लगता है जब तक लैपटॉप बंद नहीं जाता है तब तक हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो कहीं उन लोगों से पहले हम तीनों की चिता न जल जाए। फिर उस सब के जाते ही तिशा उस टूटे हुए लैपटॉप पर काम करने लगती है। धीरे धीरे तिशा उसे लैपटॉप से एक जानकारी निकालना स्टार्ट कर देती है और काम करते करते ऐसे ही 3 घंटा बीत जाते हैं। अब तक अंश भी वार्ड में वापस आ गया था, लेकिन तिशा का पर कोई ध्यान नहीं होता है, बल्कि उसका सारा ध्यान लैपटॉप पर होता है, और फिर एक एक करके उसे रूम में सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन तब पर भी तिशा सबकी तरफ एक बार फिर नजर उठाकर नहीं देती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक रोबोट अपना काम कर रहा हो। सबके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की इतनी टैलेंटेड कैसी है, कि टैलेंट को देखकर सारे लोग हैरान होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। तिशा ने उसे जानकारी से काफी सारे इंफॉर्मेशन जमा कर लिए थे और व्योम के सारे ठिकानों के बारे में भी, और फिर वह लैपटॉप को सबके सामने करते हुए कहती है ये सारे उनके ठिकाने हैं, अब तुम लोग अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो, तब तक मैं और देखती हूँ। फिर वो लोग आंखें इंफॉर्मेशन लेकर वहां से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद ही अंश तिशा को पकड़ लेता है, लैपटॉप को किनारे रखते हुए कहता है बेबी काम करने से पहले खाना खा लो।
तिशा मना करते हुए कहती है, प्लीज इसे यहाँ से हटाओ ना, मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं है, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वैसे अंश ने भी काफी वक्त पहले से कुछ नहीं खाया होता है, लेकिन जब वो उसकी बातें सुनता है तो उसकी भूख भी मर जाती है, शायद तिशा के कुछ ना खाने की वजह से। इसलिए वो मन ही मन डिसाइड करता है कि वो अब इस लड़की की मदद करेगा, क्योंकि उसे पता था जब तक ये लड़की अपना काम कंप्लीट नहीं करेगी तब तक ये कुछ नहीं खाएगी। और फिर ऐसे ही देखते देखते उन दोनों को काम करते हैं। फिर रात हो जाता है और तभी तिशा खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरा काम पूरा हो ही गया, अब हम इससे पता कर सकते हैं कि वहां से हम लोगों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं और वहां से बाहर निकलने का कौन कौन सा रास्ता है। अंश भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे भी तो दिखाओ कि तुमने अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से कौन सा जादू किया है। तिशा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और उसे दिखा देती है। अंश उसे देखने के बाद कहता है, वाह मेरी जान, आखिरकार तुमने कर दिखाया, 1 महीने का काम तुमने 1 दिन में कर दिया है, तुम्हारे आगे तुम बाद से बड़ा इंजीनियर भी फेल है। 7 डेविल प्लेबॉय और एक क्यूट गर्ल जिसकी उम्र 18 साल जो थी अनाथ कैसे फंसती है, इनके जाल में क्या था उसका कसूर जो सब ने मिलकर किया उसके साथ, इतना बड़ा गुनाह क्यों किया, उसके इज्जत को तार तार, उनकी हैवानियत का क्या हुआ असर, किस मोड़ पर ले गई उसकी जिंदगी, फिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वह माफिया ब्रदर हो जाते हैं, उसके प्यार में पागल क्यों अचानक हो जाती है, वह गायब किसी को नहीं है उसका पता। पूरी स्टोरी को जानने के लिए देखें 7 डेविल माफिया एंड एंजल गर्ल। तुमने इतना अच्छा काम कर दिया है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके लिए एक इनाम मिलना चाहिए। तभी तिशा अपनी आंखें मारने लगती है। तभी अंश उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम बार बार ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें याद है ना डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था कि तुम 2 से 3 दिन तक अपने आंखों को नहीं छू सकती हो, लेकिन तुम एक शैतान बच्चे की तरह जब देखो तब अपने आंखों में ही उंगली करती रहती हो, लगता है अब तुम्हें सजा देने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए अंश ने तिशा को अपनी तरफ खींच लिया और उसको किस करने लगा। तिशा अंश को खुद से दूर कर देती है, कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। अंश कहता है, ये तो तुम्हारी सजा है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही हर बार सजा दूंगा। तिशा मुंह बनाते हुए कहती है, ज्यादा बातें मत करना, मुझे अच्छे से पता है तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अंश तिशा के नजदीक आते हुए कहता है, तो तुम्हें वाकई में पता है कि मैं अभी तुमसे क्या चाहता हूँ। तिशा अंश को धक्का देते हुए कहती है, अंश नो मस्ती, क्योंकि अभी मुझे भूख लगा है। अंश उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है, कहता है, ये हुई ना बात, अब मुझे लग रहा है मेरी बीवी वापस आ गई है। फिर वह तिशा को बेड पर लिटाते हुए कहता है, तुम यहीं पर आराम करना, यहाँ से हिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे लिए खाने को लेकर आता हूँ। ये कहते ही अंश वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही तिशा की नजर वहां रखे अपने कपड़ों पर जाती है जो काफी गंदे दिख रहे थे। उन्हें देखते हुए वह अपने मन में कहती है, मुझे नहाए हुए पता नहीं कितने दिन हो गया है, मैं ऐसा करती हूँ अंश के आने से पहले मैं नहा लेती हूँ। इतना बोलकर वो अपने चोटों पर वाटरप्रूफ बैंडेज लगने लगती है ताकि वह नहा सके, और वह नहाने चली जाती है। अंश जब कमरे में आता है तो वहां पर तिशा का कोई नमो निशान नहीं था। तिशा को वहां पर न देखकर अंश को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, तिशा कहाँ हो तुम। तिशा बाथरूम के अंदर जो अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रही थी। अंश की आवाज सुनकर वह घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, अरे नहीं, यह इतनी जल्दी रूम में क्या करने आ गया। वही अंश को बाथरूम में से आवाज आती है तो डर जाता है और कहता है, तिशा के पैर में तो चोट लगी है तो वह अकेले बाथरूम में कैसे जा सकती है, और वह दौड़ते हुए एकदम से बाथरूम का गेट को खोल देता है। अंश को वहां पर देखकर तिशा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है उसने अभी कुछ भी नहीं पहन रखा है, तो वह टॉवल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वह गिर जाती है। अंश जब तिशा को बिना कपड़ों का देखता है तो वह अपनी जगह पर ऐसे खड़ा हो जाता है, और वह जैसे तिशा को गिरते हुए देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसके सर पर बिजली गिर गई हो। वही नीचे गिरने की वजह से अब तिशा को दर्द होने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है वो अंश से क्या बोले। उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, अंश ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर रूम के अंदर आने लगता है। इस बीच दोनों में से ना ही कोई कुछ बोल रहा होता है और ना ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी एक बार फिर से तिशा को अपने कपड़ों का ख्याल आता है और वो अपने मन में कहती है, इस वक्त यहाँ पर अंश नहीं आता तो ही अच्छा होता, अंश ने तो सब कुछ देख लिया। वही अंश के मन में तो हजारों डर सता रहे होते हैं कि कहीं तिशा के गिरने की वजह से उसके दोबारा से ताकत नहीं खुल गए होंगे, या फिर उसके बच्चों को कुछ हो तो नहीं क्या होगा। अंश तिशा को बेड पर लिटाते हुए कहता है, मैं डॉक्टर को खबर देता हूँ कि वह एक बार आकर तुमको चेक कर ले, या फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे तुम गिरी हो मुझे लगता है तुम्हें चोट लगी होगी। तिशा अपने मन ही मन कहता है, ऐसा तो नहीं है न कि मैं किसी पहाड़ की चोटी से गिरी हूँ, बाथरूम में पैर फिसलने से गिरी हूँ बस। ये सब सोते हुए वो अंश को घूमने लगती है, कहती है,
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। और रही गिरने की, वो इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसको छींके आने लगती है। अंश ने ना आओ देखा ना ताव, उसने उसको कंबल में पूरी तरह से लपेट दिया और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें आधी रात को नहाने के लिए किसने कह दिया? तुम वापस से बीमार होना चाहती हो? अभी एक दिन पहले तुम मरने की कगार पर थी और अब तुम जो मन में आया वो किया जा रही हो। तिशा, मैंने से पहले ही कहा था, इनफैक्ट मैंने तुम्हें अच्छे से समझा था कि तुम्हें बिस्तर से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हें जितना समझने की कोशिश करता हूं तुम इतना ही मेरी बातों को मजाक में लेने की कोशिश करती हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे ऊपर क्या गुजरती है? अगर तुमने किसी से शादी की है तो तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर तुम कुछ करती हो तो उसे बात का मेरे ऊपर क्या असर होता है। इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात को बच्चों की तरह तुम्हें समझाना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी अपने दिमाग कभी का यूज कर लेना चाहिए। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अंश की बात सुनते सुनते वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है। उसे पता था कि वो कभी कभी मनमानी करती है, लेकिन अंश आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। तिशा को अभी पता था कि वो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है और ये सब वो अपने प्यार की वजह से ही बोल रहा है। जब तिशा ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया तब अंश ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तिशा अचानक से अपने ख्याल से बाहर आती है और कहती है, सॉरी लेकिन मैं क्या करती हूँ, मुझे नहाना था क्योंकि मेरे शरीर से अजीब तरह से बदबू आ रहा था। तुम सुबह तो तुम बस मेरे फेस को ही साफ किए थे, मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, इसलिए मैं नहाने चली गई थी। तुम्हें पता मैं पिछले 4 दिनों से नहीं नहाई हूँ। फिर वो अपने अपने चोट को दिखाते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरे चोटों की फिक्र हो रही है तो देखो मैंने इसमें वाटरप्रूफ बैंडेज लगाया है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी उसको फिर से छींक आने लगती है, जिसे देखकर अंश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, बस तुम्हारा बात हो गया, चुपचाप से अपने कपड़े पहन लो। और वो अपने पास से कुछ कपड़े निकाल के उसके पास रख देता है और फिर वो उसके नंबर को हटाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें कपड़े पहनाने में मदद करता हूँ। उसकी बात सुनकर तिशा शर्मा जाती है और कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े खुद पहन सकती। एक बार उसको फिर से डरते हुए कहा, मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उसे चुपचाप से करने दो। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और उस घाव को करना चाहता हूँ। मैं भी तो देखो तुमसे बोल रही हूँ, वो सही है या गलत? तिशा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंश ने अब क्या कहे, इसलिए वो चुपचाप से अपना सर नीचे झुकाकर बैठ जाती है और उसको कपड़े पहनने देती है। अंश उसको कपड़े पहनने के बाद कहता है, चलो अब मुझे अपने घाव दिखाओ। तिशा जो पहले से ही अंश के बिहेवियर की वजह से इरिटेट हो रही थी और ऊपर से प्रेगनेंसी होने की वजह से उसके मूड स्विंग्स अलग हो रहे थे, इसलिए वो एकदम से गुस्सा हो जाती है और हंस को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और चिल्लाते कहती है, मैं तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाए जा रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो चाहे वो बोल सकते हो और कैसा भी बिहेव कर सकते हो मेरे साथ। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी थी। तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गए थे। वो तुम थे जिसने अपनी जान खाते में डाली थी, वो भी तुम ही थे जो बाकी यहाँ आने से पहले यह नहीं सोचा था कि उसके पीछे उसका भाई एक बीवी है जो उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ पर अपनी मौत को गले लगाने के लिए तो आगे थे, लेकिन क्या तुम्हें एक बार फिर मेरे बारे में सोचा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी या फिर वेद कैसे रहेगा? तुम्हें क्या लगता है बस तुम ही हम दोनों से प्यार करते हो? बस तुम्हारे अंदर ही फीलिंग है हम दोनों पत्थर की बने हुए, हम दोनों तुमसे प्यार नहीं करते या फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है? चिल्लाना सिर्फ तुम्हें नहीं आता है अंश, राजावत खिलौना मुझे भी आता है। मैं भी चाहूँ तो तुम पर अपना सारा गुस्सा निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं निकलाना, इसलिए तुम भी मेरे ऊपर ऐसे नहीं चिल्ला सकते हो। तुम यहाँ पर फंसे हुए लोगों को बचाने आए थे ना, तो वही करो ना। बताओ ना उन लोगों को जो तुम्हारी राह देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और ठीक ही रहूंगी, इसलिए प्लीज मेरे ऊपर अपना ध्यान देना बंद करो। उसे काम को पूरा करो जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए थे, क्योंकि व्योम को आशु के मौत के बारे में पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसे पता लगने से पहले तुम्हें सब कुछ यहाँ पर सही करना होगा, उन लोगों को वहां से निकाल कर बाहर लाना होगा, नहीं तो एक बार फिर से बोलो उसी तरह जला दिए जाएंगे जैसे आज से 28 साल पहले 50,000 लोगों को उस जलती हुई आग में जला दिया गया था। इसलिए क्या हस्बैंड वाइफ वाला गेम खेलना बंद करो और अपने काम को पूरा करो, क्योंकि हम दोनों के पास पूरी लाइफ थोड़ी है एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए और एक दूसरे की गलतियां निकालने के लिए और एक दूसरे से लड़ने के लिए। दूसरे दिन अंश, दीपक, अखिल, मयंक और राष्ट्रपति का बेटा और भी उसके जितने गाने थे सब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और वह सब लोग इस वक्त एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े होते हैं।
तिशा वही एक फैक्ट्री के कुछ दूरी पर कर में बैठी हुई होती है और वो सबके साथ ब्लूटूथ पर कनेक्ट होती है और उन सबको ऑर्डर करते हुए कहती है, उसे अंधेरी गुफा को पार करने के बाद तुम सबको एक छोटी सी डोर दिखाई देगी, उसे तुम लोग को अंदर जाना है और हाँ, उन सबको बचाने के लिए तुम सबको 2 विभाग में बांटना होगा। अंश और दीपक, तुम दोनों सेकंड फ्लोर पर फंसे हुए लोगों को बचाओगे और आप दोनों कल घर में जाकर उन सारे लोगों को जेल से बाहर निकलोगे जिनको बंदी बनाकर रखा गया है। सभी लोग तिशा की बात से सहमत हो जाते हैं। तभी तिशा कहती है, जब आप लोग उन सबको लेकर बाहर आ जाओगे तब हम इस फैक्ट्री को और कल घर में बने हुए लैब को बम से ब्लास्ट कर देंगे तक यहाँ से कोई भी बचकर बाहर ना जा पाए है और उन सबका कोई ना माने निशान भी ना बचे। फिर तिशा अपने लैपटॉप की मदद से वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लेती है और उसको अपने हिसाब से प्ले करने लगती है। सब लोग अब वहां पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे और अपने हाथों में बंदूक लिए हुए थे और उन पर साइलेंसर लगा हुआ था ताकि बंदूक चलाने पर थोड़ा सा भी आवाज ना हो, और उन लोगों ने एक ऐसा चश्मा पहना हुआ था जिससे अंधेरे में भी देखा जा सकता था। तिशा ने कहा, आप सब लोग रेडी है? सबने एक साथ यस बोल दिया। फिर तिशा ने अगले पल ही वहां पर लगे सारे अलार्म्स को भी बंद कर दिया था और फिर सारे लोग अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे तिशा के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो उनके कहाँ मिलेगी ब्लूटूथ की मदद से उन सब की बातें सुन भी सकती थी और उनके शर्ट में लगे हुए कैमरे की मदद से उन सबको देख भी सकती थी। फिर एक एक करके सब लोग अंदर घुस जाते हैं। वहां के मेन गेट पर खड़े हुए बॉडीगार्ड को तो ये भी नहीं पता चला कि अभी यहाँ पर क्या हुआ और मर भी गए होते हैं। उन लोगों को तो ये पता भी नहीं चल रहा था कि उन लोगों पर कौन का और कहां से गोली चला रहा है। बस कुछ ही मिनट में वहां पर खड़े बॉडीगार्ड्स मौत के मुंह में समा गए। जब मयंक और अखिल ने देखा अब यहाँ पर कोई नहीं बचा है तो वो कहते हैं, यहाँ पर सब क्लियर हो गया है, अब तुम दोनों अपना मिशन स्टार्ट करो। 7 डेविल प्लेबॉय और एक क्यूट गर्ल जिसकी उम्र 18 साल जो थी अनाथ कैसे फंसती है? इनके जाल में क्या था उसका कसूर जो सब ने मिलकर किया उसके साथ? इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? उसके इज्जत को तार तार? उनकी हैवानियत का क्या हुआ असर? किस मोड़ पर ले गई उसकी जिंदगी? फिर ऐसा क्या होता है उनके साथ कि वह माफिया ब्रदर हो जाते हैं? उसके प्यार में पागल क्यों अचानक हो जाती है? वह गायब किसी को नहीं है उसका पता। पूरी स्टोरी को जानने के लिए देखें 7 डेविल माफिया एंड एंजेल गर्ल। और फिर वो सब लोग मिलकर 10 मिनट के अंदर ही वहां की आधे से अधिक लोगों को सफाया कर दिया था। वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ धुआं ही दिखाई दे रहा था। अब वो आगे की तरफ बढ़े थे। वो सब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे तिशा उन सारे गेट को ओपन कर रही थी और उन सारे अलार्म को भी बंद कर रही थी जो उन्हें अंदर जाने से रोक सकते थे। और जो लोग उनके रास्ते में आ रहे थे वो लोग उनका सफाया भी करते जा रहे थे और बाकी को तो ये पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कोई घुस आया है, क्योंकि उन लोगों को पूरा भरोसा था कि उनके सिस्टम को कोई भी हक नहीं कर सकता है। और वो लोग सीसीटीवी फोटोज देख भी दे रहे थे, लेकिन वो लोग यह नहीं जानते थे कि वह जो देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, बल्कि वो लोग वो देख रहे हैं जो उन्हें तिशा दिखा रही है। और तभी पहले टीम दूसरे फ्लोर पर पहुंच गई थी और उन लोगों ने जैसे ही बताया कि हम लोगों ने यहाँ पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकल रहे हैं, तब तिशा के बगल में बैठा एक बॉडीगार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा, फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद हमारा मिशन अब कामयाब होने लगा है। मुझे पूरी उम्मीद है वहां पर फंसे हुए सारे लोगों को हमारी टीम बचाकर जल्दी ही बाहर निकाल लाएगी। तभी कहां पर बैठा दूसरा बॉडीगार्ड भी उसके हमें हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर अगर मैं उन लोगों के साथ होता तो बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ पर बैठकर उन लोगों को देखना भी कोई काम बात नहीं है। उसे दूसरे बॉडीगार्ड की बात सुनकर पहले बॉडीगार्ड ने कहा, मैं भी अंश सर के साथ जाना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। आपको पता भी है अंश सर कितने खतरनाक है, उनके साथ इस तरह के मिशन में काम करना कितना मजेदार होता है और वो अपने दुश्मनों पर बहुत खतरनाक भी रहते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत मजा आता है। उसे बॉडीगार्ड की बात सुनकर तिशा ने कहा, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे बॉस इतने खतरनाक है? जैसे ही उसे बॉडीगार्ड की नजरें तिशा की नजरों से मिली तो वहां डर के मारे थर थर कांपने लगा और फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मुझे इसका सोच समझकर ही जवाब देना होगा, नहीं तो तिशा मैम कुछ और ही सोचने लगेंगी। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैम आप जैसा सोच नहीं है ना वो बिल्कुल गलत है, मेरा कहना का मतलब वो नहीं था। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? पहले बॉडीगार्ड ने दूसरे बॉडीगार्ड की बात सुनकर अपने मन में कहा, ये दोनों मिलकर मेरा क्या करने वाले हैं? वो अभी भी मन ही मन सोच रहा था कि क्या मुझे मैम को बता देना चाहिए कि अंश सर मैम का ध्यान रखने के लिए मुझे यहाँ पर छोड़कर गए हैं, लेकिन यह उसके लिए सही समय नहीं है। और फिर वो बहाना बनाते हुए कहता है, मैं तो बस सर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ ना, मैं तो बस जोश जोश में कह दिया कि बॉस भी बहुत खतरनाक है। और तभी अचानक से लैपटॉप के अंदर से जोर जोर से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। और तिशा जब लैपटॉप से हाथी आवाज को सुनती है तो वो एक सेकंड के लिए डर जाती है, लेकिन जब वो वहां पर देखी है तो वहां पर अभी भी सब कुछ सही से चल रहा होता है।
फिर अंश और उसकी टीम मेंबर मिलकर सब पहले सेकंड फ्लोर से लोगों को बाहर निकाल कर भेजते हैं, क्योंकि वह एक साथ सबको बाहर नहीं निकाल सकते थे। अगर वह ऐसा करते तो वहां पर भगदड़ मच जाती और सबको पता चल जाता, क्योंकि वहां पर व्योम की आदमी के साथ साथ बहुत साल आतंकवादी भी मौजूद होते हैं। गलती से भनक लग जाता तो वहां से लोगों को बचाकर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। बस सेकंड फ्लोर से लोगों को निकालने के लिए ही उन लोगों को 3 घंटे का टाइम लग जाता है, और फिर जैसे ही वो लोग बाकी लोगों को बचाने के लिए बेसमेंट में जाती है तो वहां का नजारा देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और साथ ही शॉकिंग स्टेज में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर हर तरफ सिर्फ खून ही खून और लाश ही लाश दिखाई दे रहा होता है। और बाकी जो लोग वहां पर जिंदा थे उनकी करने जैसी होती है। वो लोग जैसे तैसे करके उन लाशों के बीच से निकलते हुए उन बाकी बचे इंसानों को वहां से बाहर निकलते हैं। तभी तिशा कमरे में देखते हैं 2 लोग अंश और दीपक की तरफ ही आ रहे होते हैं, तो वो तुरंत उन लोगों को इन्फॉर्म करते हुए कहती है, तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम दोनों की तरफ 2 लोग आ रहे हैं। तिशा की बात अखिल ने भी सुन ली होती है, इसलिए वह भी अलर्ट हो जाता है और अंश जैसे ही उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार होता है वैसे ही वो दोनों लोग अचानक से ही देर हो जाते हैं। जब अंश ने पीछे मुड़कर देखा तो अखिल उसके पीछे खड़ा था और वह एक स्माइल पास कर रहा था, जिसको देखकर अंश समझा जाता है कि यह काम किसका है। तभी अचानक से वहां पर लाल बत्तियां चलने लगती है और जोर जोर से शायरन भी बचाने लगता है। जब अंश ने हम दोनों गार्ड की तरफ देखा तो उसके चेस्ट पर एक डिवाइस लगा था। उसे देखा, उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह डिवाइस उनके हार्ट से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही इन लोगों की मौत हुई वैसे ही उनकी मौत की खबर बाकी लोगों तक पहुंच गई। तभी तिशा केला देवी का जल्दी से जो कुछ करना है करो, क्योंकि अगले 10 मिनट के बाद वापस से पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाएगा और फिर तुम सबको वहां से बचकर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। और उन सारे लोगों को भी पता चल चुका है तुम्हारे बारे में, इसलिए वो लोग भी तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। इतना बोलने का बाद तिशा उन सबको बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लग जाती है। अपने मन में कहती है, नहीं, इतना दूर जाकर हम हार नहीं मान सकते हैं। हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से बाकी बचे लोगों की जान जा सकती है और मैं इतनी दूर आकर ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। इतना बोलकर वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को दौड़ने लगते हैं और कहीं अंश और बाकी लोग बाकी बचे लोगों को बाहर निकलने में लग जाते हैं, और साथ ही अब खतरे का काम डाउन भी शुरू हो गया था। थोड़ी देर में ही वहां से सारे तुम बाहर निकल आए होते हैं। अब उस जगह पर सिर्फ अंश और उसके आदमी बचे हुए होते हैं। तिशा एक बार फिर से उसे जगह पर चारों तरफ अपने नजर घुमा कर देती है कि कहीं पर कोई निर्दोष आदमी बचा ना गया हो। जब वो कंफर्म हो जाती है कि वहां से सारे लोग बाहर आ चुके हैं तो वो अंश को ऑर्डर देते हुए कहती है, सारे लोग बाहर आ चुके हैं, अब आप लोग चाहे तो उस जगह बम उड़ा सकते हो। अंश ने दीपक की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने हर जगह फिट कर दिया है? दीपक ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने सब कुछ कर दिया, बस एक बटन दबाने की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ फिनिश हो जाएगा। उधर तिशा और राष्ट्रपति के बेटे ने मिलकर उसे जगह से बचकर निकलने वाले लोगों के लिए वहां पर बड़ा सा टेंट लगा दिया होता है। इसमें तत्काल के लिए वहां से निकलने वाले सारे लोग रह सकते थे, खाना खा सकते थे और आराम भी कर सकते थे, और उसके बाद उन लोगों की उनके परिवार के पास और उनके शहर में भेजा जाने वाला था। लोगों का अच्छे से चेकअप वगैरह कर लेने के बाद अंश और उसके सारे मेंबर जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही उस जगह पर बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिसको देखने के बाद उसके चेहरे पर सुकून भारी स्माइल आ जाती है। और वही जिन लोगों को वो लोग बाहर निकले होते हैं वो लोग खुशी इसके मारे डांस कर रहे होते हैं और उन सबको अपनी गोद में उठाकर ऊपर की तरफ उछाल रहे होते हैं, और यह सब तिशा अपनी कार से टेक लगाकर देख रही होती है। वही दूसरी तरफ व्योम अपने रिसर्च से रिलेटिव ही मीटिंग को करने के लिए कंट्री क्या होता है वह अभी कॉन्फ्रेंस रूम में होता है कि तभी उसके पास एक कॉल जाती है, जिसको सुनने के बाद वो तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम को इस वक्त छोड़ देता है और वहां से बाहर आ जाता है। यहाँ से बाहर निकालने के बाद वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है और कॉल करके एक आदमी से कहता है, 10 घंटे सिर्फ तुम्हारे पास 10 घंटे है पता लगाने के लिए कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। मैं 10 घंटे बाद इंडिया पहुंच जाऊंगा और मुझे उस इंसान की सारी डिटेल चाहिए जो इन सब के पीछे था। इतना बोलकर वो गुस्से से उसे फोन को कर से बाहर फेंक देता है और अपने सर पर अपने दोनों हाथ रख बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है उसके साथ ही अभी क्या हुआ है। कितने सालों की मेहनत, अपनी पूरी कमाई लगा दी थी उसे रिसर्च पर, और वो इस तरह से बर्बाद होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। और वही इंडिया में अंश अपने आदमियों को और साथ ही दीपक और अखिल को ये काम देता है कि वह यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को उनके घर पहुंचा दे। इन सब चीजों को करने में उन सबको एक हफ्ता ही क्यों ना लगे। और उसके बाद वो मयंक से कहता है, कॉल करके इस जगह के बारे में मीडिया को जानकारी दे दो, यहाँ की सारी स्टील बता देना कि यहाँ पर किस चीज की रिसर्च चल रही थी और यहाँ पर कितने लोगों को बंदी बनाया गया था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसमें हमारे खानदान और व्योम का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका खुलासा हम सही टाइम आने पर करेंगे। उनके लिए बस वो सब जानकारी पहुंचा दो जो व्योम के कदम को रोकने के लिए काफी हो। और फिर वो तिशा के पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है, कहता है,
थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, अगर तुम नहीं होती तो शायद हम ये सारे काम इतनी जल्दी नहीं कर पाते। तिशा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती और कह दिया, मानते हो ना, मैंने यहाँ पर आकर सही किया। अंश उसकी बात को सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, इसका फैसला तो मेरे हिसाब से बड़े भाई को करने देना चाहिए, वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे कि तुमने यहाँ पर जाकर सही किया है या गलत किया है। तिशा जैसे ही वेद का नाम सुनती है वो अंदर से कांप उठती है और पप्पू सा फेस बनाकर कहती है, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, और क्या तुम ये चाहते हो कि तुम बीवी से हाथ धो बैठो? अंश तिशा को कंफ्यूजन भरी नजरों से देखते हुए कहता है, मैं अपनी बीवी से हाथ धो बैठूंगा का क्या मतलब है? तिशा उसकी बात सुनकर मुंह बनाती है और कहती है, यही कि तुम्हारा बड़ा भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चल गया कि मैं अपनी जान खतरे में डाली थी। तुम्हें पता है ना वह कैसा है, उसके बाद भी तुम उसे मेरी सच्चाई बताना चाहते हो। अंश तिशा के बालों में हाथ घुमाते हुए कहता है, बेबी, अगर मैंने उसे सच नहीं बताया तो उसे कहीं ना कहीं से सच पता चल ही जाएगा, और अगर उसने खुद से सच्चाई पता करी तो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। और क्या तुम चाहती हो बेचारा तुम्हारा ये पति तुम्हारे चक्कर में मर जाए? वैसे भी वो तो मुझे ऑलरेडी गुस्सा है। तिशा उसकी बात सुनकर रहती है, यही तो मैं भी बोल रही हूँ, वो तो तुमसे ऑलरेडी गुस्सा है, तो थोड़ा सा और गुस्सा हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तिशा और अंश वहां से दूसरे दिन ही निकल जाते हैं और उनका घर आते आते रात के 10 बजे बज जाते हैं। अंश एयरपोर्ट से अलग हो जाता है और वहां से तिशा ड्राइवर के साथ घर आ जाती है। घर के अंदर घुसते ही उसकी सबसे पहले दादी माँ दिखाई देती है तो वो उनको गले लगाती है और कहती है, मैंने आपको बहुत सारा मिस किया, आपने मुझे मिस किया या नहीं? दादी माँ उसके माथे पर किश करते हुए कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत सारा मिस किया, अब तुम जाओ, जाकर आराम कर लो, थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे खाने के लिए खाना रूम में भिजवा देती हूँ। तिशा उसकी बात सुनकर उसको एक बार फिर से हक करती है और कहती है, आप बिल्कुल सही बोल रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझे आराम करना है, भाई मैं आपसे कल मिलती हूँ। इतना बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तिशा रूम में जाती है तो उसको वेद दिखाई देता है जो काउच पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तिशा इतने वेद को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वह कूदकर उसको गले से लगा लेती है और उसके गालों पर किस करते हुए कहती है, हस्बैंड, मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। वेद ना ही उसके बाद का कोई रिस्पांस देता है और ना ही वो एक बार भी उसकी तरह देखा है और ना ही उसने उसे बैक हक किया होता है। वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वहां पर कोई हो ही ना। अपने आप को ऐसे इग्नोर होते हुए देखकर तिशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वेद को उसकी कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। वेद तब पर भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है और तभी सेक्रेट रूम से अंश निकाल के आता है और वो एक नजर उन दोनों को देखा है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। वहीं तिशा वेद से बात करने की बहुत कोशिश करती है और उसे बार बार तंग करती है, जिससे लास्ट में वेद एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ या नहीं देता हूँ? क्या तुम्हें मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ता है? तिशा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऑफ कोर्स मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे रहने या ना रहने से, मत तुम मेरे पति हो, अगर मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ेगा तो किससे पड़ेगा? वेद उसकी बात सुनकर उसको घूरने लगता है और कहता है, ओह रियली, तुम्हें फर्क पड़ता है तो तुम मुझे ये बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तिशा वेद की बात सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है वो इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि ना ही तो वह वेद को सच बताना चाहती थी और ना ही उसे झूठ बोलना चाहती थी। इसलिए वो इस सवाल से बचने के लिए उल्टा गुस्सा होने का नाटक करने लगती है और कहती है, ओह हेलो मिस्टर हस्बैंड, गुस्सा मुझे होना चाहिए तुमसे, ना कि तुम्हें मुझसे गुस्सा होना है। इतने दिनों से बाहर थी, क्या तुमने एक बार फिर मेरे पास कॉल किया था? मतलब दूसरे हस्बैंड को देखो, वो कैसे अपनी वाइफ को अपने सर पर बिठा के रखते हैं, उन्हें कितना सारा प्यार करते हैं, और एक मेरा हस्बैंड है, जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो मुझे एक कॉल तक नहीं कर सकता। पहले तो मुझे लगता था तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया तो मुझे कोई प्यार नहीं करते हो। तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? ये बोलते हुए वो रोने का नाटक करने लगती है और साइड से वो वेद के एक्सप्रेशन को भी नोटिस कर रही होती है, क्योंकि जो वेद अभी कुछ देर पहले तक एकदम गुस्से में दिख रहा था, अब उसके चेहरे पर कंफ्यूजन वाला एक्सप्रेशन होते हैं और वो अपने मन में कहता है, गलती तो इसकी है, यह मुझे बिना बताए उतनी खतरनाक जगह पर गई थी और ऊपर से इसने मुझे झूठ भी बोला था, लेकिन वह ये खुद गुस्सा हो रही है। वही अंश बाथरूम के डोरे के पास खड़ा होकर तिशा की नौटंकी देख रहा होता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहता है, लोग सही कहते हैं, बीवियों को समझना पतियों की बस की बात नहीं होती, और वैसे भी मेरी बीवी तो दुनिया की सारी बीवियों से भी ज्यादा खतरनाक है। जब वेद देखता है तिशा चुप नहीं हो रही है तो वो थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, अपना ड्रामा करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे इस ड्रामा में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला।
तिशा जब वेद को गुस्से में इतना तेज चलते हुए देखते हैं तो वो और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है, तुम कितने गंदे हस्बैंड हो, तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? भगवान, क्या आपने मुझे यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? वेद तिशा के बात को अच्छे से सुना नहीं होता है, इसलिए वो इस तूने में कहता है, तो मैं क्या करूं? अगर तुम प्रेग्नेंट है तो गलती तुम्हारी है। तिशा उसकी इस बात को सुनकर और जोर जोर से गला फाड़ कर रोना स्टार्ट कर देती है और रोते हुए कहती है, हाँ, सारी गलती तुम मेरी ही है, मैंने ही तो खुद को प्रेग्नेंट किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो बच्चा अपने आप मेरे टमी के अंदर आ गया है। देख लेना तुम, एक दिन मैं भी ना तुम्हें ऐसे ही प्रेग्नेंट करके छोड़ दूंगी जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया। अंश जब तिशा के इस लाइन को सुनता है वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सॉरी वाइफी, लेकिन तुम ये काम नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये काम तो सिर्फ हम दोनों भाई ही कर सकते हैं। वेद को तिशा की बात जैसे ही समझ में आती है वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसे खड़ा करते हुए कहता है, चलो हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। तिशा वेद को एक कंज्यूरिंग लुक देते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कहीं तुम्हें चोट लगी है क्या, या फिर फीवर है? वेद उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो और इतनी खतरनाक जगह गई थी, अगर तुम्हें या कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार अच्छे से चेकअप करवा लेते हैं। तिशा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, कहती है, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, देखो वैसे भी इतनी रात को कौन सा हॉस्पिटल खुला होगा जो हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। वेद उसकी बात सुनकर अपना फोन निकाल लेता है और जैसे ही वो कॉल करने वाला होता है ऐसे ही अंश आकर उसके हाथ से फोन ले लेता। क्या था भाई के बिल्कुल ठीक है, कल सुबह चलेंगे हॉस्पिटल, अगर जो चलना भी है तो अभी आराम करते हैं, अभी बेबी और तिशा को आराम करने की जरूरत है, डॉक्टर को हम बाद में देख लेंगे। वेद उन दोनों की बात सुनने के बाद कहता है, ठीक है, इस वक्त मैं तुम दोनों की बात सुनकर रुक जा रहा हूँ, लेकिन कल हम नाश्ता करने के बाद तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाएंगे। वेद को आप दोनों गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, इसलिए वो दोनों भी इस बात से तुरंत राजी हो जाते हैं और कुछ देर बाद खाना भी आ जाता है। फिर खाना खा लेने के बाद सब सोने चले जाते हैं, इस बात से अनजान की एक बड़ा सा मुसीबत उनके साथ आने वाला है, उनका सब कुछ बर्बाद करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वेद और तिशा सुबह सुबह ही अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद डॉक्टर तिशा का सोनोग्राफी करती है, जिससे पता चलता है वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, जिसको सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ देर बाद दवा लेकर वो घर आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जैसे ही अंदर जाते हैं वो अंदर का नजारा देखकर एकदम शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर घर के मेंबर के साथ साथ बहुत सारे लोग और भी मौजूद होते हैं जिनके हाथों गन होते हैं और उन सब के बीच में दो लोग खड़े होते हैं। एक व्योम था तो दूसरा ऐसा इंसान जिसको वो अच्छे से जानती थी। वो दोनों कुछ रिएक्ट करते उससे पहले ही उनकी कनपटी पर दो लोग आकर बंदूक रख देते हैं और तभी व्योम हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा ही छोटा भाई मेरे ही नाक के नीचे से मेरे ही आदमियों को मार रहा है। वैसे तुम्हें जो खेल खेलना था तुमने वह खेल लिया है, अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ खेलने की। तभी दादी माँ कहती है, व्योम ये क्या हरकत है और ये लोग कौन है और तुम इन लोगों को कैसे जानते हो? व्योम उनकी बात सुनकर हंसते भी कहता है, ये लोग मेरे ही आदमी है दादी माँ। तभी वेद गुस्से से कहता है, जो कुछ किया है मैंने किया है, इसलिए तुम्हें घर वालों को बीच में नहीं लाना चाहिए, इन सबको यहाँ से जाने दो, हम बात करते हैं। व्योम वेद की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे मेरे भाई, ये लोग भी आज यहीं पर तुम्हारे साथ मरने वाले हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जिंदा रहा तो मेरी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आ जा सकती है और इसलिए अब इनका मारना जरूरी हो गया है। तभी तिशा हंसते हुए कहती है, तुम लोग को मार भी दोगे, उसकी माँ भी तुम्हारी सच्चाई दुनिया वालों के सामने ही जाओगी, क्योंकि सबको पता चल गया है क्या होता था और बहुत जल्दी अभी पता चलेगा उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। व्योम हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है 24 घंटे के अंदर इसका मास्टरमाइंड सामने यही चाहिए, लेकिन मास्टरमाइंड कौन होगा यह फैसला मैं करूंगा। तभी तिशा की नजर तीसरे नंबर पर पड़ती है, जिसे देखने की बात उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह कहती है, अंकल आप यहाँ पर, आप तो वही है ना जिन्होंने मेरी मदद की थी वहां पर, क्या ये लोग आपको भी यहाँ पर पकड़ लाए हैं? वो बड़ा ने उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर खुद की मर्जी से आया हूँ, क्योंकि मैं कि वो हूँ जिसकी तलाश तुम लोग इतने दिनों से कर रहे थे। मैं वही महान साइंटिस्ट हूँ जिसने इस वायरस को बनाया है। तुम्हें पता भी है लड़की, मैंने और व्योम के डैनी इस वायरस को बनाने में अपनी कितनी मेहनत लगाई थी, कितने पैसे लगाए थे। आपने अपना सब कुछ टॉपर लगाकर इस वायरस को तैयार किया था, लेकिन तुम दोनों के माँ बाप ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और उस जगह को आग लगा दी जिसमें व्योम के डेड को मरना पड़ा और मेरा आधा चेहरा जल गया, मेरा एक पैर कट गया, लेकिन मैं किसी तरह जिंदा बच गया और फिर मैं उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम सबको एक एक के मार दूंगा।
मैंने तो तुम दोनों के माँ बाप को मार दिया था, बस तुम बच्चे बचे थे। कुछ नहीं रखा था कि तुम लोग इतने खतरनाक हो गए मेरे लिए, नहीं तो मैं भी तुम लोग को इस वक्त मार देता जब तुम लोग छोटे थे। फिर एक दिन व्योम मुझे ढूंढता हुआ खुद मेरे पास आया और फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हम इस दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन फिर कोई हमारे प्लेन को खराब करने के लिए कोई आ गया था, लेकिन हमें नहीं पता चला था वह इंसान, और इसलिए हम लोगों ने उन इंसान का पता करने के लिए एक खेल रचा, जिसमें सबसे पहले तुम फंस गई। तुम्हारे चेहरे को ही देखकर मैं पहचान गया था कि तुम कौन हो सकती हो और किसकी बेटी हो सकती हो, और फिर मैं तुम्हारे सामने एक लाचार सा बुद्धा बनकर आ गया और तुम्हारी प्लेन में तुम्हारी मदद करने लगा, ये सोचकर कि मैं जान सकूंगा कि तुम लोग आगे क्या करने वाले हो। लेकिन तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकले, मेरे ही नाक नीचे से मेरे ही सारे आदमियों को मार दिया और उन सब बंदियों को छुड़ा लिया। लेकिन अफसोस तुम लोगों को कम नहीं कर पाए जो तुम्हें सबसे पहले करना चाहिए, तुम लोग उसे वायरस को बर्बाद नहीं कर पाए जिसे तुम सबको बर्बाद करना चाहिए था, क्योंकि उसे तो मैंने पहले ही निकल लिया था। ये बोलकर वो बुरहानी एक सूटकेस निकलता है और उसे ओपन करता है। ओपन करते ही उस सूटकेस के अंदर लंबी लंबे 8 कांच की बोतल दिखाई देती है, जो लंबे से पतले आकर के होते हैं और उनके अंदर लिक्विड जैसा कुछ भरा हुआ होता है, और उसे लिक्विड के अंदर एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा होता है। वो बरहन में उसमें से एक बोतल को निकाल के अपने हाथ में ले लेता है और उसे दिखाते हुए कहता है, यह एक बार अगर किसी के शरीर में चला गया तो यह उस इंसान को कुछ ही सेकंड बाद राक्षस में बदल देगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर तिशा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मतलब अगर तुम चाहते तो आशु को मरने से बचा सकते थे, लेकिन अपने फायदे के लिए इसे मरने दिया। तिशा की बात सुनकर व्योम कहता है, उसे तुम नहीं मारती तो मैं खुद ही मार देता, क्योंकि वह किसी काम का था ही नहीं, उसे तो बस अय्याशी करने आई थी और अय्याश लोग मेरे किसी काम की नहीं है। तभी आशु की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, मेरा बेटा मर गया है। व्योम वो तुम्हारा भाई था ना, तुम उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बेटे को मरने कैसे दे सकते हो। तभी व्योम अपने आदमी को इशारा करते हुए कहता है, अरे यार तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा है यह अपने बेटे के पास जाने के लिए कितनी तड़प रही है, कोई इनको इनके बेटे के पास भेज दो यार। व्योम की बात खत्म होते ही व्योम का एक आदमी आशु के मॉम को शूट कर देता है और वह सबके आंखों के सामने ही गिर जाती है। तभी दादी माँ चिल्लाते हुए कहती है, व्योम ये क्या किया तुमने और ये आदमी क्या बोल रहा है। तभी वो साइंटिस्ट व्योम की तरफ देखते हुए कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जल्दी से इन सारी चीजों को खत्म करो ताकि हम यहाँ से सही समय पर निकल पाए। हाँ तुमने सोचा है मीडिया वालों को किसका नाम देना है तुम्हें। व्योम साइंटिस्ट की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और वह वानी की तरफ देखता है और कहता है, का कोर्स मैं सोच लिया है, ये सारे इल्जाम मेरी वाइफ खुद के सर पर लेने वाली है। कल का हेडलाइंस कुछ इस तरह का होगा, राजावत खानदान की बड़ी बहू ने किया अपने ही घर वालों के साथ धोखा। वो एक ऐसे गिरोह के साथ जुड़ रही थी जो लोगों पर रिसर्च करके उन्हें मार देते थे। कितने बड़े रॉकेट के पीछे किसी और का नहीं बल्कि राजावत खानदान की बड़ी बहू वानी राजावत का हाथ था, और जब राजावत फैमिली मेंबर्स को उनके बारे में खबर हुई तो उन्होंने अपनी फैमिली को मार दिया और खुद की जान बचाने के लिए उनके पति ने ही उनकी जान ले ली। ये बोलते हुए हंसने लगता है और फिर अपनी माँ की तरफ देखते भी कहता है, मॉम आप यहाँ से कहीं और चले जाए ताकि कल मैं मीडिया वालों के सामने जाऊं तो ये जवाब देता हूँ कि आप बाहर गई हुई थी इसलिए आपकी जान बच गई और मैं किसी तरह से बस अपनी जान बचा ली थी अपनी बीवी के हाथों से। और फिर वो शौर्य और शौर्या की देखते हुए कहता है, तुम दोनों तो मेरे सगे भाई बहन हो तो मैं तुम दोनों को मारते हुए कैसे देख सकता हूँ, इसलिए तुम दोनों भी मॉम के साथ चले जाओ, सेफ रहोगे। शौर्य व्योम की बात सुनकर हंसने लगता है, कहता है, आपके लिए अच्छा होगा कि आप भी मुझे इन लोगों के साथ ही मार दें, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं आपको मार दूंगा। वही वाणी जो व्योम का हर कदम पर साथ देती आई थी, जब वो सुनती है सारा इल्जाम भी हूँ उसके सर पर लगाकर उसे ही करने वाला है तो वो एकदम गुस्से से पागल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, व्योम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा हर कदम साथ दिया है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैं यहाँ तक कि अपने अंकल और असली बनी को भी तुम्हारे रास्ते से हटाने में तुम्हारी मदद की है, ना जाने कितने लोगों की जान लेने में मैं ही तुम्हारी मदद की थी और अब तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। व्योम उसकी बात सुनकर हंसने लगता है, कहता है, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तो सारे इंजाम मैं तुम्हारे सर पर डाल रहा हूँ, अब किसी और का नाम लूंगा तो मीडिया वालों को मेरे पास शक हो सकता है ना, और उन्हें इमोशनल कहानी भी तो नहीं मिलेगी। वैसे तुम ही सोचो, एक पति पत्नी जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वही पत्नी पैसों और पावर की लालच में आकर अपने ही पति के पूरे परिवार को मार देती है, ये कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी ना, और लोग इस कहानी पर बहुत जल्द विश्वास भी कर लेंगे। मैं दूसरी कहानी बनाता हूँ तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो सकता है ना, इसलिए तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो तुम मेरे लिए मर तो सकती हो।
वो अभी इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वानी अपने जेब से बंदूक निकालकर उसके ऊपर शूट कर देती है, लेकिन समय रहते ही वो रिएक्ट करता है और पीछे हट जाता है, इसलिए वो गोली उसके हाथों को छूकर निकल जाती है, लेकिन वो उनके सारे आदमी उसे तुरंत वहीं पर शूट करके मार देते हैं। अब वहां पर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा होता है और तभी वो साइंटिस्ट तिशा की तड़पते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने यह वाला वायरस तुम्हारा डेट के अंदर इंजेक्ट किया था और कि बॉडी ने इस वायरस को ऑब्जर्व भी कर लिया था। मैं सोचा हूँ क्यों ना एक बार मैं इसे तुम्हारे ऊपर ट्राई करूँ, क्योंकि तुम उनकी बेटी हूँ तो मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हारे ऊपर भी जरूर काम करेगा। वैसे भी आज तक मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर इस वायरस को इंजेक्ट नहीं किया है, इसलिए मेरा बड़ा मन कर रहा है तुम्हारे अंदर से इंजेक्ट करने का। इतना बोलकर वो तिशा की अपने कदम बढ़ने लगता है। वही 2-3 आदमी आकर वेद को पकड़ के उसे जमीन पर बैठा देते हैं और तू लोग किसी को पकड़ कर खड़े रहते हैं। और वो साइंटिस्ट जैसे ही तिशा के पास पहुंचने वाला होता है तभी वहां पर एक आवाज सुनाई देती है, अभी इतनी भी जल्दी क्या है। सब लोग उसे आवाज की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहां पर एक और वेदांश खड़ा होता है जिसने अपने बंदूक का निशान व्योम को बनाया होता है। अपने सामने दो वेदांश को देखकर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, दो वेदांश कैसे हो सकते हैं। तभी अंश उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, दो वेदांश कैसे हो सकते हैं। मैं वेदांश नहीं हूँ, मैं अंश हूँ और जो वो सामने बैठा है ना वो वेद है और हम दोनों मिलकर वेदांश बनते हैं और लोगों की बर्बादी, जैसे तुम सबकी बर्बादी बनने वाले हैं। इतना बोलकर वो व्योम के सर पर अपने बंदूक को और प्रेस कर देता है और कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आदमियों को बोलो सबको अभी के अभी छोड़ दे, नहीं तो मुझे 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी तुम्हें मरने में। व्योम अपने आदमियों को इशारा करता है उन सबको छोड़ने के लिए, लेकिन साथ ही वो अपने पीछे से एक बड़ा सा चाकू निकलता है और अंश के पीठ में एकदम से मार देता है। वही वो साइंटिस्ट इस बात का फायदा उठाकर सारे आदमियों को वेद और अंश को करने का इशारा कर देता है, जिससे वो लोग उनसे लड़ने में बिजी हो जाते हैं और उनमें से किसी का भी ध्यान व्योम और बाकी लोगों पर नहीं जाता है, जिससे सबका ध्यान 2 सेकंड के लिए बच जाता है। और इसी का फायदा उठाकर व्योम बंदूक को उठा लेता है और वह जैसे ही अंश को शूट करने वाला होता है वैसे ही एक गोली जाकर उसके सीने में लगती है और यह गोली कोई और नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांस लेते हुए वानी चलती है और धीरे से कहती है, आज तक हम लोगों ने सारे गुनाह एक साथ किए हैं तो हम मरेंगे भी साथ में। इतना बोलने के साथ ही उसकी बच्ची खुची अंतिम सांस भी उसके शरीर को छोड़ देती है। वही व्योम की मॉम जब देखते हैं उनके बेटे को गोली लग गई है तो वह अपना शुद्ध बुद्ध को देती है और दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे उठाते हुए कहती है, व्योम देखो अपनी आंखें बिल्कुल मत बंद करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर वह सबकी तरफ देखते हुए कहती, आप लोग ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी से फोन करो एम्बुलेंस को, हम इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन वहां पर खड़े सभी लोग अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं, कोई कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, जिसे देखकर वो गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अगर मुझे वीडियो कुछ भी हो गया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। फोटो मेरा बेटा मिलेगा तो तुम सब उसके साथ मारोगे। ये बोलते हुए वो एकदम से व्योम के पास में ही पड़ा हुआ बंदूक उठा लेती है और वो वेद की 13 पॉइंट करके शूट कर देती है, लेकिन तभी वेद के सामने शौर्य आ जाता है और वह गोली डायरेक्ट उसके सर के आर पार हो जाती है। ये देखने के बाद व्योम की मॉम शॉक में चली जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटे को मार दिया होता है। वो व्योम को छोड़कर शौर्य के पास जाती है और उसको उठते रहते, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, चलो उठो, तुम सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारी मॉम तुमसे क्या बोल रही है। व्योम अभी भी मरा हुआ नहीं होता है, बस उसे अपने सीने में गोली ही तो लगी होती है। तभी व्योम अपना आखिरी दावा चलता है और वह धीरे से अपनी जगह से खड़ा होता है और वह धीरे धीरे तिशा की तरफ बढ़ने लगता है जो दूसरे से फाइट कर रही होती है। वो तिशा के पास पहुंच पाता उससे पहले ही तिशा उसकी तरफ पलट जाती है और उसके सीने पर एक लात मारती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। फिर वो उसके पास जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि अपने हाथों से तुम्हें करने का मौका मिलने वाला है मुझे, अब मैं भी तुम्हें कैसे ही मौत दूंगी जैसे तुमने मुझे दी थी। व्योम उसकी बात सुनकर कंज्यूरिंग आइज से उसे देखने लगता है, जिसको देखकर तिशा एक डेविल स्माइल करती है और कहती है, मैं वही हूँ जिसको तुमने मार दिया था, देखो मैं तुम्हें मरने के लिए वापस आ गई, दूसरा जन्म लेकर, पता है मैं कौन हूँ, वानी राठौर हूँ, तुम्हारी मौत हूँ। अब तुम इस तरह तड़प तड़प के मारोगे जैसे तुमने मुझे मारा था, तुमने मुझे जिंदा जलाया था ना, चलो अब तुम भी फुल करो, जब तुम्हें कोई जिंदा जलाता है तो तुम्हें कितना दर्द होता है। इतना बोलने के साथ ही वहां लाइटर जलाकर उसके ऊपर फेंक देती है और दूसरे हाथ से शराब का बोतल खोलकर उसके ऊपर गिर रही होती है, जिसके चलते आग 1 सेकंड के अंदर ही फैल जाती है और उसकी चीज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर सारे लोग उस तरफ देखने लगते हैं। व्योम की मॉम जब देखती है उनका बेटा चल रहा है तो वो तिशा को मरने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी शौर्य बंदूक उठाकर उनका पीछे से शूट कर देती है और शूट करने के साथ ही वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और व्योम की मॉम भी व्योम के पास जाकर गिरती है, जिसके चलते आग की लपेट उन्हें भी अपने चपेट में ले लेती है।
वही शौर्या रोते हुए उस बंदूक को दोबारा से उठती है और अपने माथे पर रख लेती है और सबकी तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज आप सब मेरी मॉम डैड और मेरे भाई को माफ कर देना, प्लीज दुनिया वालों के सामने कभी ये बात आने देना कि उन लोगों ने मासूम लोगों को मारा था, उनकी जिंदगी के साथ खेला था और न जाने और कितने लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का उनका प्लान था। ऐसा कभी मत होने देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी फैमिली को हेट करे। अंश जो शुरू से शौर्या के साथ मस्ती करके आया था, उसको ऐसे रोता हुआ देखकर एकदम से डर जाता है और वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, हमेशा कुछ भी नहीं करेंगे बच्चा, प्लीज बंदूक को नीचे रखो, देखो उसे तुम्हें चोट लग जाएगी ना। शौर्या उसकी बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगते हो कहती है, नहीं भाई मुझे मरना होगा क्योंकि मैं उसे इंसान की बेटी हूँ जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की बेटियों के साथ खेला था, उनके पापों को कम करने के लिए मुझे तो मरना होगा ना। मैंने अपने मॉम को मार दिया, अब आप बताओ क्या मुझे ऐसी लड़की को जीने का हक है जिसने अपने हाथों से अपने ही माँ को मार दिया हो। तिशा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ तुम्हें जीने का पूरा हक है, तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने तो उल्टा सच्चाई का साथ दिया है। पता तुम इस दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो जो सब कुछ जाने के बाद भी नहीं टूटी और उसने सही और गलत में से सही का साथ दिया। और यह किसने बोल दिया कि अगर हमारे माँ बाप कुछ गलत करते हैं तो हम जीना छोड़ देंगे। शौर्या उनकी बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगती और कहती है, नहीं भाभी मैं नहीं सीख सकती क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए लोगों की आंखों में नफरत नहीं देखना चाहती हूँ। तिशा ऐसे ही उसको अपनी बातों में लगाई हुई होती है कि तभी वेद शौर्या के पास जाता है और उसके हाथ से एकदम से बंदूक ले लेता है और उसे खींचकर एक चांटा मारता है और फिर उसे गले भी लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम शौर्या राजावत हो, वेद राजावत की बहन, और तुम्हारी आइडेंटिटी यही है और तुम इसी आइडेंटिटी के साथ जीने वाली हो, समझी तुम, और तुम्हें मरने की बात दिल और दिमाग में लाने का भी हक नहीं है। के बेडरूम का सीन कुछ ज्यादा ही अलग होता है जिससे गुस्से में हम दोनों भाइयों को पिल्लो चला चला कर मार रही होती है और साथ ही उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे ही मुझे दोबारा से प्रेग्नेंट करने की, आज मैं तुम दोनों का खून कर दूंगी। अंश तिशा के मार से बचते हुए कहता है, बेबी अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे ना, क्या तुम चाहती हो ऐसा हो। तिशा उन दोनों के ऊपर लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब तुम दोनों से, लेकिन आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। मैंने कितने सपने देखे थे कि अपने दोनों बेबीज के फर्स्ट बर्थडे पर मैं खूब सारी मस्ती करूंगी, डांस करूंगी, वाइन पीऊंगी और अपने दोस्तों के साथ झूमूंगी, लेकिन तुम दोनों के चक्कर में मेरे सारे प्लेन पर पानी गिर गया और अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे।